जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एटीट्यूडनल चेंज, दृष्टिकोण में परिवर्तन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एटीट्यूड्स पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था मोरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक, नैतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, या हमने पढ़ा था नौकरशाही दृष्टिकोण, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, लोकशाही दृष्टिकोण। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एटीट्यूडनल चेंज, मतलब दृष्टिकोण में परिवर्तन। देखिए, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है ये आम बात, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा अगर कोई एक तरीके से कहा जाए एक एटीट्यूड बन गया है तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। एटीट्यूड में कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के मुताबिक बदलाव आता है, ठीक है, जिसमें लोगों की जो भावनाएं होती हैं, लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, या उनके जो बिलीफ होते हैं, या उनका जो एक तरीके से कहा जाए उनका जो बिहेवियर होता है वो समय के हिसाब परिवर्तित होता है, ठीक। मतलब अब इसमें ये नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन परिवर्तित होता है, चेंज होता है, ठीक है, ये आम बात है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होती है, परिस्थिति जैसी अनुकूल हमें बिहेव करना पड़ता है कि भाई जो परिस्थिति है उस हिसाब से हमें बिहेव करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो कई ऐसी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें नहीं पसंद है लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है। चाहे समाज का दबाव हो, चाहे माँ बाप का दबाव हो, चाहे किसी का दबाव हो, लेकिन हमें वो चीज क्या करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। अंदर से हम वो चीज नहीं चाहते लेकिन हमें क्या करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। और धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण में भी क्या आता है, बदलाव आता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण के तौर पर देखा कि किसी व्यक्ति के बारे में पहले आप नेगेटिव सोच रहे थे, नकारात्मक सोच रहे थे कि यार ये बेकार इंसान है, ये अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपने उससे बातचीत करना शुरू किया, आपने धीरे धीरे उसको समझा, तो आपने देखा कि यार ये व्यक्ति उतना गलत नहीं है जितना मैं समझता था। तो वहां पर क्या आया, आपके जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आया ना। आप नेगेटिव से किधर गए, पॉजिटिव की तरफ गए कि नहीं यार ये व्यक्ति अच्छा है, मैं गलत सोचता था, ठीक है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में आप अच्छा सोचते थे, बाद में जब आपको उसकी असलियत पता चली तब आपको लगा कि नहीं यार ये व्यक्ति तो खराब है। तो सिचुएशन के हिसाब से दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि पहली बात तो ये दृष्टिकोण में परिवर्तन होता क्या है, और दूसरा कौन कौन से फैक्टर्स हैं that are responsible for the attitude change। मतलब कौन कौन से ऐसे मुख्य कारक हैं जिसके कारण दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, एटीट्यूड में चेंज आता है, उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके जरिए एटीट्यूडनल चेंज आता है, ठीक है, तो जिसके कारण एटीट्यूडनल चेंज आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो हमें ये दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। एक तो फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एटीट्यूड चेंज, और दूसरा है प्रोसेस ऑब्लिक थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज मीन्स a shift in a person's feelings, beliefs, or behavior towards something or someone. It can be positive or negative and depends on several factors. मैंने आपको क्या बताया कि दृष्टिकोण का जो एक तरीके से कहा जाए दृष्टिकोण में जो बदलाव होता है, ठीक है, वो किस उसमें होता है, इंसान के व्यवहार में, ठीक है, उसकी जो भावनाएं होती हैं उसमें, ठीक। दृष्टिकोण में परिवर्तन का मतलब है किसी व्यक्ति के भावनाएं, भावनाएं मतलब उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, या हम कहें विश्वास, बिलीफ्स, या हम कहें उसका व्यवहार, इसमें बदलाव आना, ये मतलब एटीट्यूड चेंज होता है। अब ये परिवर्तन अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा और कई कारणों पर निर्भर होता है, ठीक है, कई कारणों पर निर्भर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया एटीट्यूड चेंज का मतलब? एटीट्यूड चेंज का मतलब, दृष्टिकोण में परिवर्तन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के भावनाओं में, फीलिंग्स में, उसके विश्वास में, बिलीफ में, और उसके व्यवहार में अगर बदलाव आता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, किसी चीज के प्रति हो, किसी भी चीज के प्रति हो, तो उसको एटीट्यूड चेंज कहा जाता है।
आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे थे, अब आपको जब एहसास हुआ कि यार ये उतना अच्छा नहीं है, तब आप उसके बारे में बुरा सोचने लगे, तो ये एटीट्यूड चेंज हुआ। किसी के बारे में बुरा सोच रहे थे, बाद में एहसास हुआ कि वो तो अच्छा व्यक्ति है, तो उसके बारे में अच्छा सोचने लगे, तो ये एटीट्यूडनल चेंज होता है। ठीक है, अब ये परिवर्तन अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन ये कई कारणों पर निर्भर करता है। कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण हमारा एटीट्यूड में चेंज आता है, हमारे जो दृष्टिकोण है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो अब हमें वो फैक्टर्स देखने हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल व्हिच आर अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज। मेन फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, मुख्य कारक जो दृष्टिकोण परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण जो दृष्टिकोण के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला बात करेंगे सोर्स ऑफ मैसेज। If the person giving the message is trustworthy, knowledgeable, or respected, attitude change is easier. Example, a doctor's advice about health is more convincing than a stranger. देखिए, संदेश देने वाला व्यक्ति, सबसे पहली बात तो यदि संदेश देने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है, विश्वसनीय मतलब ट्रस्टवर्दी, या ज्ञानवान है, नॉलेजेबल है, या फिर वो सम्मानित हो, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन जल्दी होता है, एटीट्यूड का चेंज जल्दी होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब आपको डॉक्टर कोई सलाह देता है आम व्यक्ति को, तो उसकी तुलना में आम व्यक्ति की सलाह पर वो डॉक्टर की एडवाइस पे ज्यादा विश्वास करेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो जो, क्योंकि उसे ये पता है कि भाई डॉक्टर ने तो इसकी पढ़ाई करी है, तो वो हमें ज्यादा बेहतर बता पाएगा इन कंपैरिजन टू कि कोई आम व्यक्ति हमें सलाह दे रहा है। समझ रहे हैं आप? हमेशा आप देखिए, कभी भी आपका कुछ गड़बड़ हो तबीयत वगैरह में, तो जैसे आम लोग जो सलाह देते ये कर लो वो कर लो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, भाई डॉक्टर से पूछ लो, क्योंकि डॉक्टर ने उस चीज की पढ़ाई करी है, ही हैज टेकन द डिग्री, ठीक है, ही और सी। लोग क्या है, उनकी बातों से ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी हैं, वो विश्वासु हैं, उनको पता है कि भाई इन्होंने डिग्री करी है एमबीबीएस की, इन्होंने उस चीज की पढ़ाई करी है, तो उन पर ज्यादा विश्वास होता है। बात समझ में आ रही है? तो संदेश देने वाला व्यक्ति अगर वो विश्वसनीय है, ट्रस्टवर्दी है, अगर वो ज्ञानवान है, नॉलेजेबल है, और अगर वो सम्मानित है, रेस्पेक्टेड है, तो उससे आपका परिवर्तन जल्दी होता है एटीट्यूड में, उसकी बातें सुन करके। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक डॉक्टर सलाह दे रहा है और एक आम व्यक्ति सलाह दे रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह को ज्यादा विश्वास मानेंगे, क्योंकि आपको ये पता है डॉक्टर नॉलेजेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो पहला था सोर्स ऑफ मैसेज, संदेश देने वाला व्यक्ति कौन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एटीट्यूड में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। नेचर ऑफ मैसेज, a message that is clear, logical and emotional has a greater effect। अब देखिए, संदेश का स्वरूप कैसा है, नेचर ऑफ मैसेज। देखिए, यदि संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है, तार्किक है, लॉजिकल है, और भावनात्मक है, इमोशनल है, तो उसका प्रभाव अधिक होता है, उसका प्रभाव आपके जीवन में अधिक होता है। ठीक, अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो सड़क सुरक्षा पर एक भावनात्मक विज्ञापन जो होता है, जैसे आप देखें कई बार सड़क सुरक्षा में रोड सेफ्टी के लिए या हेलमेट पहने, उसके लिए आपको एक भावनात्मक एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा होता है, उसने हेलमेट नहीं पहना होता और वो गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये क्या है? ये एक भावनात्मक विज्ञापन है, जिससे लोगों को ये देख करके लगे कि भाई अगर हेलमेट हम नहीं पहनेंगे तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। ठीक है, तो मैसेज किस तरीके से जा रहा है या संदेश का स्वरूप कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। जैसे अगर संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है, या तार्किक है, तो आप उसकी चीजों पर विश्वास ज्यादा करेंगे।
बात समझ में आ रही है? अगर कोई लॉजिकल बात कह रहा है तो आपका प्रभाव उस आपके आपको उसकी बात, उस व्यक्ति की बात पर आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो लॉजिकल बात कर रहा है, वो तार्किक बात कर रहा है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। ऐसे ही अगर उसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, या कई बार भावनात्मक भी होता है, कि भावनात्मक कर करके उसको भावनाएं, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में लोग बहुत भावुक हैं, इस बात को तो आपको मानना होगा। हमारे यहाँ भावनात्मक मैसेज अगर आप देंगे, ठीक है, तो उसका प्रभाव लोगों पर ज्यादा पड़ता है। जैसे आपने देखा हो कई बार हमारे इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो लोगों को कन्विंस करने के लिए कई बार इमोशनल अपील करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं। अब चूंकि वो ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कोई भी मैसेज देते हैं, ठीक है, तो देश उनको सुनता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक लार्ज चंक ऑफ पीपल्स दे ट्रस्ट हिम, वो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है, कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देश के प्रधानमंत्री अगर कोई इमोशनल बात कहते हैं या कोई भी भावनात्मक बात कहेंगे, तो उसका असर डायरेक्ट पड़ेगा हम पर, क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी है, उनकी रेस्पेक्ट है। बात समझ में आ रही? मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनके बातें अगर आप कहेंगे तो वो उसकी बातों को फॉलो करते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर उसका असर पड़ता है। मैंने आपको उदाहरण दिया सड़क सुरक्षा का, जो वो आता है, एडवर्टीजमेंट आता है। जैसे मैंने आपको बताया, हेलमेट अगर कोई व्यक्ति नहीं पहन रहा तो उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट बनता है, और वो लोगों को दिखाया जाता है कि भाई देखो, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक टचिंग एडवर्टीजमेंट जो होता है, उससे क्या होता है, लोगों के बिहेवियर में काफी चेंज आता है। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप आफ्टर इफेक्ट, किसी चीज के आफ्टर इफेक्ट अगर आप उसको दिखाएंगे ना, तो हो सकता है सब ना बदले, लेकिन कुछ तो बदले, कुछ लोग तो क्या होंगे, बदलेंगे, ठीक है। तो संदेश का जो स्वरूप होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए। तीसरा बात करें, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए, संचार का तरीका, जो आप संवाद करते हैं उसका तरीका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। द वे इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड थ्रू मीडिया, स्पीच, सोशल मीडिया और पर्सनल टॉक इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। देखिए, हमेशा याद रखिए, सूचना किस माध्यम से दी गई है इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे या तो टीवी के माध्यम से दी गई, या सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई, या भाषण, जो भाषण दिए जाते हैं, या फिर व्यक्तिगत बातचीत, यह बहुत प्रभाव डालता है, ठीक है। आप कौन सा संचार का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे नॉर्मली हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो मीडिया, सोशल मीडिया और भाषण, इनका जो है इनका जो है माध्यम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति से नहीं मिल सकते, ठीक है। देश में इतने सारे लोग हैं, वो हर व्यक्ति से नहीं मिल सकते। लेकिन कई बार कम्युनिकेशन में पर्सनल टॉक भी आता है, जिससे कि आपके जो दृष्टिकोण है उसमें प्रभाव डालता है, दृष्टिकोण में बदलाव में प्रभाव डालता है। आपने देखा हो, सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया, आप एक बात समझ लीजिए कि आज प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया खासतौर पर आपको प्रभावित करा जा रहा है। उनकी मैसेजिंग देखिए, उनका कम्युनिकेशन का तरीका देखिए, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो एक तरीके से कहा जाए, वो उस पर बिलीव कर रहे हैं लोग। आज आप देखिए, लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो इन सब में बहुत एक्टिव हैं लोग आज, क्योंकि वो इफेक्ट कर रहा है उनको, उनका व्यवहार, उनका दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि भाई लोगों को उनको अपने पक्ष में करना है, जो अभी पक्ष में नहीं है। देखिए, जो पक्ष में है वो तो हैं, वो उनको पता है कि वो हमारे पक्ष में ही रहेंगे, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट या ये जो आपके जो स्पीचेस वगैरह, ये सब क्यों दी जाती, कि जो लोग हमसे प्रभावित नहीं हैं उनको अपनी तरफ प्रभावित किया जा सके, उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सके। समझ में आ रही है आपको बात? तो संचार का तरीका ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। मीडिया हो, स्पीच हो, भाषण, भाषण क्यों दिया जाता है? क्योंकि भाषण का लाइव टेलीकास्ट होगा,
वहां जितने बैठे हैं वो तो हैं ही, लेकिन देश सुनेगा या देश में अन्य जगहों पर चलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो ये मेथड भी कम्युनिकेशन का या संचार का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके दृष्टिकोण में बदलाव। अगला बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल हु आर ओपन माइंडेड, यंग एंड लेस रिजिड आर मोर लाइकली टू चेंज देयर एटीट्यूड्स। देखिए, अब इसमें जो ऑडियंस है हमारी, जो लोग हैं, उनका भी जो विशेषताएं हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनके अंदर बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। जैसे जो लोग खुले विचारों वाले हैं, ओपन माइंडेड, युवा हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा रिजिड स्वभाव नहीं है, ठीक है, मतलब लचीला स्वभाव है, मतलब बहुत कठोर स्वभाव नहीं है, थोड़ा सा लचीला स्वभाव है, उन लोगों वो लोग अपने दृष्टिकोण में जल्दी बदलाव लेते हैं, बदल लेते हैं, अपना दृष्टिकोण जल्दी बदल लेते हैं। देखिए, जो लोग खुले विचारों वाले, ठीक है, युवा है या लचीला स्वभाव है, मतलब बहुत कम रिजिड है, मतलब कठोर स्वभाव नहीं है, ठीक है, और ओपन माइंडेड है, मतलब क्लोज माइंडेड नहीं है, ओपन माइंडेड है, खुले विचारों वाले, उनके दृष्टिकोण में बदलाव जल्दी आता है, वो जल्दी अपने दृष्टिकोण में बदलाव करते हैं। जो लोग चेंज को मानते हैं कि भाई जो जमाना है उसमें चेंज होगा, तो उनको अपने दृष्टिकोण को बदलने में समय नहीं लगता, या टाइम भी लगता है तो, लेकिन उनका दृष्टिकोण बदलता है। जैसे पहले के समय पर अगर आप देखें तो लोगों के लिए लव मैरिज जो थी वो एक तरीके से बहुत बड़ा पाप हुआ करता था पहले, क्योंकि लोग उतने ओपन माइंडेड नहीं थे, ठीक है, लोग अपनी चीजों के प्रति कठोर थे, अपने प्रिंसिपल्स के प्रति, अपने पारिवारिक जो परंपराएं हैं उसके प्रति कठोर हुआ करते थे। तो वो लोग लव मैरिज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि बिल्कुल ही नहीं करते थे। उनका मानना था कि माँ बाप ही तय कर दें बच्चों को कहाँ शादी करनी है और वहीं शादी करा दीजिए। लेकिन आज के जो आप मदर फादर को अगर आप देखें तो आज उस चीज में काफी बदलाव आया है। आप देखिए, अब आज लव मैरिजेस भी बहुत अच्छे से हो रही हैं, लोग वाग भी बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया, क्योंकि आज जो लोग हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा, मतलब देखिए, दृष्टिकोण में बदलाव उसी के आएगा जो थोड़ा खुले विचारों वाला, जो और विचारों को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और जो कठोर नहीं होगा, ठीक है, कम कठोर होगा, मतलब यह एक तरीके से कहा जाए लचीला स्वभाव होगा, वही व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकता है। जो रिजिड है, जो बिल्कुल क्लोज माइंडेड है, जो अपनी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा रिजिड है, वो नहीं बदलेगा, वो आज भी नहीं बदलेगा, वो आज भी नहीं बदलेगा, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो हमारा लोग है उनका खुद का क्या विशेषता है, इसका भी फर्क पड़ता है आपके जो आपके दृष्टिकोण में बदलाव आता है। नेक्स्ट, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, देखिए, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, फैमिली होती है या सोशल ग्रुप है, कैन स्ट्रांगली अफेक्ट आवर एटीट्यूड्स। एग्जाम्पल, पीर प्रेशर कैन मेक समवन चेंज देयर ओपिनियन और हैबिट। देखिए, सामाजिक जो वो होता है ना प्रभाव, ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारे मित्र हो, या हमारा समाज हो, ये भी हमारे दृष्टिकोण में बदल बदल सकते हैं, इसका दबाव इनका भी रहता है, ठीक, मतलब इनका भी इफेक्ट रहता है, ठीक। जैसा मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। बच्चा जब तक अपने माँ बाप के उस पे रहता है, सानिध्य में रहता है, ठीक है, तब तक उसका एक दृष्टिकोण डेवलप होता है जो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं,
उसके माँ बाप, मैंने आपको बताया ना, उसके माँ बाप उसको सिखाएंगे कि बेटा ईमानदारी रखो, मतलब हिंसा ना करो, ठीक है, ये सब चीजें कभी, लड़ाई झगड़ा मत करना, ये सब चीजें कभी माँ बाप नहीं सिखाते। या फिर आप कहें कि वो, ठीक है, तो वो एक दृष्टिकोण अपना बनाते हैं बच्चे का। ठीक है, माँ बाप बहुत बड़े फैक्टर होते हैं एटीट्यूड बनाने में, मैंने पढ़ाया था आपको। अब आप दोस्तों से मिले, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जो आपके मित्र हों वो वैसे ही सोच रखते हो जैसे आपके माँ बाप रखते हैं, हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अब आप चूंकि उनके साथ दिन भर रह रहे हैं स्कूल में, ठीक है, या कॉलेज में, तो उनके हिसाब से आपके दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है, क्योंकि आपको वहां पर अपने आप को साथ में बिठा के रखना है उनके साथ। जैसे आपने कई बार देखा हो कि बुरी आदतें जो लगती हैं वो जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तभी लगती है। चाहे आप ड्रिंक करना कह लीजिए या स्मोक करना कह लीजिए, ये सब चीजें जो बच्चा सीखता है, वो किन से सीखता है? वो अपने माँ बाप से तो नहीं सीखता। माँ बाप तो उसको नहीं सिखाते ये चीजें, जिसके माँ बाप करते भी हों वो भी नहीं सिखाते 95% केस। बट जब वो अपने दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त अगर वो चीज कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना दोस्त, अरे यार चलो एक ले लो यार, क्या होता है, एक से कुछ नहीं होता। ऐसे ही शुरुआत होती है, और धीरे 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 ये आदत बन जाती है। तो आपका एक दृष्टिकोण बना अपने माँ बाप के साथ, लेकिन जैसे ही आप अपने मित्रों से मिले आपके दृष्टिकोण पे बदलाव आया। कभी कभार समाज भी हमारे दृष्टिकोण में बदलाव लेकर के आता है। कभी कभार जो हमारा समाज होता है वो भी हमारे दृष्टिकोण में बदलाव लेके आता है। ठीक, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर दिया, पीर प्रेशर कैन मेक समवन चेंज देयर ओपिनियन और हैबिट। मतलब कि जो दोस्त होते हैं उस पर कहने पर अपनी आदतें क्या होता है, कई बार लोग बदल लेते हैं। मैंने बताया था आपको, दोस्तों के कहने पर आदतें बदल ली जाती। तो चाहे हमारे मित्र हों, चाहे हमारा परिवार हो या हमारा समाज हो, इनके दबाव पर भी हमारे व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल सकता है। दृष्टिकोण क्या होता है? बदलता है। अगला बात करें, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। देखिए, अनुभव और सीख, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, जीवन के जो अनुभव होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, चाहे वो सफलता हो या असफलता, भाई आप जो एक आपको जीवन के जो अनुभव आपको मिले हैं, चाहे वो सफलता हो या असफलताएं, व्यक्ति के विचारों को बदल देती है। ये आप याद रखिए, व्यक्ति के विचारों को बदल देती है। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो जो हमें जीवन में अनुभव होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको किसी चीज के बारे में बचपन से एक बात सिखाई गई, ठीक, कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है। मैं दोनों चीजों को लेता हूं, ये अच्छा है बुरा है। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा हुआ, ठीक, उसने देखा कि यार जिसको सब अच्छा बोल रहे थे वो उतना अच्छा नहीं है जितना सब बोल रहे थे। बात समझ रहे हैं? तो आपका दृष्टिकोण उस चीज को लेकर के सुन के बना, लेकिन जब आपने उसको जा करके देखा तब आपको लगा नहीं यार ये इतना अच्छा तो नहीं है जितना लोग बता रहे थे। होता है ऐसा कई बार, क्योंकि वो आपने व्यक्तिगत अनुभव किया उस चीज का। बात समझ रहे हैं? वो सही भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि सही नहीं हो सकता, वो सही भी हो सकता है। ठीक, कई बार ऐसा होता है, लोग वाग चार लोग मिलकर के एक व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं कि अरे यार ये तो बहुत बुरा है, ये बेकार इंसान है, ऐसा वैसा। आप उस व्यक्ति से मिले, आपने देखा यार वो इतना बुरा तो है नहीं यार, चार लोग जितना बुरा बोल रहे थे उसके बारे में। तो आपका दृष्टिकोण जो पहले चार लोगों को सुन करके उसके प्रति बना, उसमें बदलाव आएगा जब आप व्यक्तिगत तौर पर उससे मिले। इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं, इसी को तो अनुभव कहते हैं। कुछ चीजें अनुभव के साथ डेवलप होती हैं। बात समझ में आ रही है? पहले जो बातें हमें बताई गई, जरूरी नहीं है कि हम पूरी जिंदगी उन बातों को लेकर के चलेंगे। जो हमारा अनुभव है या जो हमारी सीख है, उस आधार पर हमारा
दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सकता है। हमें किसी के बारे में बहुत बुरा बुरा बोला गया, लेकिन जब हम उस व्यक्ति से मिले यार, वो हमें बुरा नहीं लगा, उतना बुरा नहीं लगा यार जितना लोग बोल रहे थे उसके बारे में। तो आपके दृष्टिकोण में बदलाव आया ना। पहले आप कुछ और सोच के गए थे, लेकिन आपके दृष्टिकोण में क्या आया? बदलाव आया। बात समझ में आ रही है आपको? तो अनुभव और सीख के आधार पर भी अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस और लर्निंग, इसके आधार पर भी अगर हम बात करें, तो आपके दृष्टिकोण में बदलाव आता है, एटीट्यूड में चेंज आता है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ आपको? मेन फैक्टर्स क्लियर हुए? ठीक, ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इमोशनल अपील, मैसेजेस दैट टचेस इमोशंस। देखिए, भावनात्मक अपील जो होती है वो भी आपके दृष्टिकोण में बदलाव लाती है। दैट टचेस इमोशन, जैसे किसी चीज का डर, प्रेम या दया जैसी भावनाएं आपसे जो है, भावनाएं जो है, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है। ठीक, जैसे कि आपका मन, जैसे छोटे बच्चों में ये चीज होती है क्योंकि उनको उतना एक्सपीरियंस होता नहीं है। ठीक है, तो वो कई बार जो ओपन वायर होता है, तार होता है, उसको छूने की कोशिश करते हैं। ठीक, आपको पता है कि उससे करंट मार देगा उसको, लेकिन वो उस बात को मानने को तैयार नहीं होता। ठीक, या फिर अगर आप कहें कि वो बहुत तेज भागता है, या मतलब कहीं से उछाल के कूदना चाहता है। ठीक, तो उससे आप क्या करते हैं? उस समय पर उस बच्चे के साथ आप क्या करते हैं? आप उस बच्चे के अंदर उस चीज का डर पैदा करते हैं। आप उसको ऐसा मैसेज देते हैं कि यार ये तुम्हें खत्म कर देगा। तो उससे वो बच्चा जब डर जाता है एक बार, तो वो फिर उस चीज को हाथ नहीं लगाता। वो उस चीज को हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसके मन में आपने डर बिठा दिया उस चीज का। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने एक भावनात्मक अपील की, आपने बताया कि भाई करंट लगने से तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, करंट लग जाएगा तुमको, चोट लग जाएगी तुमको। ये क्या करते हो आप? ये उनको आप डराते हो ताकि भैया वो ये काम दोबारा ना करे। बात समझ में आ रही है? तो ये इमोशनल मैसेज होता है। तो उनके एटीट्यूड में तुरंत चेंज आता है। पहले जो वो एकदम परेशान हो रहा था उस चीज को पकड़ने के लिए, वो उस चीज से दूर भागेगा, और वो बड़े तक भी दूर भागेगा। आपके मन में बचपन में जिस चीज का डर बैठ जाता है, वो कई बार जवानी तक रहता है। मैंने आपको बताया ना। तो ये होती है भावनात्मक अपील। अब जैसे आप किसी से प्यार से अपील करें, ठीक है, किसी से प्यार से, प्रेम से अगर आप करें, तो आप उसके मन में भी बदलाव ला सकते हैं, उसके एटीट्यूड में भी चेंज ला सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें तो आजादी के आंदोलन में हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, वो हमेशा प्रेम और अहिंसा का संदेश देते थे। वो बोलते थे अगर तुम्हें कोई गुस्सा भी कर रहा है, तुम उससे प्रेम से बात करो। अगर आप उससे प्रेम से बात करोगे तो उसके एटीट्यूड में 100% चेंज आ जाएगा। ये होता है। अगर कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा भी हो रहा है और अगर आपने उसको प्रेम से जवाब दे दिया, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये होता है, उसके दृष्टिकोण में बदलाव आ जाएगा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि किसी चीज का आप डर दिखाएं, जैसे बच्चों को हम डर दिखाते हैं कि भाई ये चीज मत करना वरना ये हो जाएगा, दिखाते हैं ना डर। ठीक, ताकि वो चीज वो दोबारा रिपीट ना करे। ऐसे ही प्रेम, अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम से बात कर रहे हैं, ठीक, जैसे कि कई बार कहा जाता है ना कि बच्चों को प्यार से सिखाइए। ठीक, क्योंकि मारपीट करेंगे, ठीक है, उसको मारेंगे पीटेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद बेहया हो जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी एक डर क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप प्रेम से समझाएंगे तो शायद उसको वो चीज जल्दी समझ में आ जाए। या फिर अगर आपके अंदर दया है, सिंपति, ठीक, तो वो क्या होता है, आपके एटीट्यूड में तुरंत चेंज लाता है। ठीक है, आपने किसी को देखा बहुत दयनीय स्थिति में देखा, आपको लगा कि नहीं यार इसकी मदद हमें करनी चाहिए, तो आपके असर डाला ना। जबकि पहले आप क्या सोच रहे थे, अरे नहीं यार ये ऐसे ही हैं, ये लोग धंधा बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन अगर जेन्युइनली किसी को दिक्कत हो रही है, तब आपके एटीट्यूड में बदलाव आएगा।
क्योंकि आपके अंदर दया भावना। बात समझ में आ रही है? तो ये होती है भावनात्मक अपील, इमोशनल अपील। समझ में आया आपको? अगला होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसको बोलते हैं मानसिक असंगता। मानसिक असंगति। When a person's beliefs and actions does not match, they feel uncomfortable and may change their attitude to reduce this discomfort. देखिए होता क्या है, जब व्यक्ति के विचार और उसका कर्म मेल नहीं खाता, मतलब जब आप व्यक्ति कुछ चीज सोच रहा है, कुछ चीज विचार कर रहा है, लेकिन जो वो काम कर रहा है वो उससे मेल नहीं खा रहा, ठीक है, तो वो हमेशा अनकंफर्टेबल और असहज महसूस करता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, अपने दृष्टिकोण को बदल देता है ताकि हम इस असहजता से बाहर निकल सकें। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब मानसिक असंगति का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, व्हेन अ पर्सन्स बिलीव्स एंड एक्शंस डज नॉट मैच, जब व्यक्ति कोई विचार कर रहा हो और कर्म मेल नहीं खाता, तो उसको क्या होगा, उसको क्या होगा, असहज महसूस करने लगता है। क्योंकि भाई जो वो सोचा वो हो नहीं रहा, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो व्यक्ति होगा। भाई हमने अगर कोई चीज सोची कि हमें ये करना है, ठीक, लेकिन अगर वो चीज एक्चुअल में हो नहीं रही, तो हम असहज हो जाते हैं ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे हमने सोचा कि यार आज सुबह उठा और सोचे कि यार आज 4 घंटे पढ़ेंगे और पढ़ नहीं पाए, तो वो रात में आपको फीलिंग आती ना अनकंफर्टेबल टाइप की, यार आज पढ़ नहीं पाए, बताओ यार सोचे थे सुबह 4 घंटा पढ़ेंगे, वो आपको असहज करता है। तो इस मामले में क्या होता है कि आपके दृष्टिकोण में धीरे धीरे क्या आता है, बदलाव आता है, ताकि आप उस जो जो आपको असहज हो रहा है उससे आपको अगले दिन आप सोचेंगे अरे छोड़ो यार, पढ़ाई छोड़ो यार, नहीं हो पा रही है अपने से। होता है ये, आपने सोचा कि हम पढ़ेंगे और पढ़ नहीं पाए, तो वो असहज स्थिति होती है, या तो सोचिए मत पढ़ने की। बात समझ रहे हैं आप? तो वो आपको क्या कर देता है, असहज कर देता है। तो समझ में आया आपको कौन कौन से कारक हैं जो जो कि हमारे दृष्टिकोण के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? समझ में आया आपको? ठीक है, ये 8 पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, दीज आर दी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू दी एटीट्यूडनल चेंज। क्लियर हो रहा है ये? ठीक, इसके बाद अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है एटीट्यूडनल चेंज में, वो पढ़ना है प्रोसेस ऑब्लिक थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज। ठीक है, प्रोसेस ऑब्लिक थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज। ठीक, ठीक है, इसमें अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग थ्योरी दी है। मतलब जो हमारा दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया या सिद्धांत। ठीक, अभी हमने बात करी एटीट्यूड चेंज मीन्स अ मॉडिफिकेशन इन अ पर्सन्स बिलीव्स, फीलिंग्स और बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मैंने अभी आपको बताया कि दृष्टिकोण में परिवर्तन का मतलब है किसी व्यक्ति में विश्वास, भावना या व्यवहार, बिलीफ, फीलिंग्स और बिहेवियर, विश्वास, भावना या व्यवहार में बदलाव आना, किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, किसी भी क्या कहते हैं चीज के प्रति हो, सिचुएशन के प्रति। इट हैपन्स थ्रू कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड सोशल इन्फ्लुएंस। मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसे होता है, ये परिवर्तन होता कैसे। एक तो संचार के माध्यम से होता है, मैंने आपको बताया कि भाई संचार देने वाला कौन है, उसका माध्यम क्या, अपन ने सारे फैक्टर्स देखे। तो ये होता क्यों है परिवर्तन, संचार के कारण, कम्युनिकेशन। दूसरा होता है अनुभव, जो हम सीखते हैं वो। और तीसरा सामाजिक प्रभाव, मैंने आपको बताया दोस्त, परिवार, समाज, ये सब क्या करते हैं, आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हैं। ठीक, अब इसको लेकर के कई सारे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट मतलब होते हैं मनोवैज्ञानिक, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, कई सारे सिद्धांत दिए, हैज प्रपोज्ड सेवरल थ्योरीज टू एक्सप्लेन हाउ एटीट्यूड चेंज। मतलब कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी जिसके तहत आपके जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, उसमें बदलाव आता है। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी है लर्निंग थ्योरी, इसको लिखिएगा, लर्निंग थ्योरी। ठीक,
हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? अधिगम सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? अधिगम सिद्धांत। Attitudes can be learned or changed through experience, rewards, and punishments. Positive experience create positive attitude and negative ones create negative attitude. Example, getting praise for helping others encourages a positive attitude towards helping. देखिए, मैंने आपको बताया दृष्टिकोण जो होता है, ठीक है, वो आपके अनुभव, एक्सपीरियंस, या आप किसी को पुरस्कार देते हैं वो, और उसको या तो दंड देते हैं, इसके माध्यम से सीखा या बदला जा सकता है। देखिए, अनुभव के आधार पर कई बार आपको, मैंने आपको बताया था, अनुभव के आधार पर कई बार आप जो चीज सोच रहे होते हैं वैसी होती नहीं, तो वो आपको अनुभव से पता चला। तो या तो आपको उससे आपका एक दृष्टिकोण बनेगा या फिर आपके दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। ऐसे ही अगर आप कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और अगर आप उसको इनाम देते हैं उस अच्छे काम के लिए, ठीक, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा उस अच्छे काम के प्रति। बात समझ रहे हैं आप? जैसे आप देखिए ऑफिसेस में क्या होता है, जो अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उस काम के प्रति उसका एक सकारात्मक रवैया हो। भाई जब हम अवार्ड देंगे तभी तो उसके अंदर एक सकारात्मक रवैया होगा कि नहीं यार अच्छा काम हमें करना चाहिए। और अगर वो कितना भी अच्छा काम कर रहा है और अगर आप उसको पुरस्कृत नहीं कर रहे, तो कुछ टाइम के बाद उसके दृष्टिकोण में बदलाव उस चीज को लेकर के आएगा कि मैं ये कर क्यों रहा हूं। ये होता है सकारात्मक अनुभव। अगर आपके हो, अनुभव अगर सकारात्मक होगा तो दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा, याद रखिएगा। और अनुभव अगर नकारात्मक होगा तो दृष्टिकोण भी नकारात्मक होगा उस चीज के प्रति। अगर आपने कोई चीज एक्सपीरियंस करी और उसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं मिला तो आपका उसके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर अनुभव सकारात्मक है तो दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा, और अगर अनुभव नकारात्मक है तो दृष्टिकोण भी क्या होगा? नकारात्मक होगा। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, दूसरों की मदद करने पर प्रशंसा मिलने से, मतलब दूसरों की अगर आपने मदद करी और अगर आपको प्रशंसा मिल रही है तो उससे आपका दृष्टिकोण मजबूत हो जाता है कि नहीं भाई, मुझे अगर ये मिल रहा है तो मैं और भी ज्यादा लोगों की हेल्प करूंगा। समझ में आ गई बात? तो पहली थ्योरी समझ में आई आपको, लर्निंग थ्योरी, ठीक है, अधिगम सिद्धांत। अगला बात करें, अगला है परसुएशन थ्योरी। एटीट्यूड चेंजेस व्हेन पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कन्विंसिंग मैसेजेस, फैक्टर्स लाइक मैसेज कंटेंट, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर एंड इमोशनल अपील अफेक्ट परसुएशन। ठीक, देखिए, परसुएशन का मतलब होता है प्रेरणा सिद्धांत। अभी हम आगे परसुएशन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ये जो आपको अगले सिलेबस में आपको नजर आ रहा होगा एटीट्यूडनल चेंज के बाद, परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव या ये परसुएसिव कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है प्रेरणा सिद्धांत। ठीक है, तो प्रेरणा सिद्धांत क्या था? देखिए, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अगर कोई प्रभावशाली संदेश, कन्विंसिंग मैसेज, उससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। सबसे पहली बात तो एक तो संदेश की गुणवत्ता, मैसेज का जो कंटेंट है वो हो। दूसरा, जो वो मैसेज दे रहा उसकी खुद की विश्वसनीयता क्या है, उसकी खुद की विश्वसनीयता क्या है। और तीसरा होता है भावनात्मक अपील। इसका प्रभाव जो होता है वो एटीट्यूड में, मतलब आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। मैंने आपको बताया ना, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जब भी कभी वो कोई बात बोलते हैं तो आप देखिए लोग उस चीज को सुनते हैं, क्योंकि उनका एक विश्वसनीयता है लोगों के प्रति, लोगों के प्रति उनके प्रति एक विश्वसनीयता है, तो इसीलिए लोग उनको सुनते हैं। ये स्पीकर की क्रेडिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? आपने कई ऐसे इलेक्शंस देखे हों जिसमें बीजेपी हारते हारते चुनाव जीत गई,
प्रधानमंत्री जी 4 दिन गए और मामला बदल गया एकदम से। बात समझ रहे हैं आप? ठीक। या फिर आप भावनात्मक अपील करिए तो उसका लोगों पर बहुत असर पड़ता है। भावनात्मक अपील, ठीक है, इमोशनल अपील, जैसे कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिशियंस बहुत करते हैं। आप देखिए जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये चुनाव में भावनात्मक अपील बहुत करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कोई ऐसी बात बोल दी, ठीक, जो मतलब एक तरीके से समाज में सही नहीं है, या जो कह लीजिए कि उनको व्यक्तिगत बोल दिया, तो दूसरे जो पॉलिटिशियन होंगे वो इमोशनली लोगों से अपील करेंगे कि साहब इन्होंने हमारे आपके व्यक्ति को इस तरीके से बोला है। आपने कई बार देखा होगा पॉलिटिक्स में ये चीजें बहुत होती हैं। कई बार आप देखिए लोग लास्ट लास्ट में आते आते अपने स्टेट से इमोशनली अपने आप को जोड़ने लगते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे उदाहरण के तौर पर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने लास्ट इलेक्शन में इमोशनल अपील करी थी कि मैं बंगाली हूं, मैं बंगाल से जुड़ी हुई हूं, यू शुड वोट फॉर मी। उन्होंने इमोशनल अपील करी, भावनात्मक अपील करी कि भाई मैं बंगाल से हूं, मैं आपकी चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ। ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सब अपने अपने राज्य में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इमोशनल मैसेज कई बार देते हैं जब कांग्रेस के लीडर्स ने उनको कुछ बोल दिया, तो इस बात को कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ था कि उनकी मदर को कुछ अपशब्द बोल दिए गए थे, तो उन्होंने एक भावनात्मक अपील करी थी लोगों से। बात समझ में आ रही है? तो या तो अपील भावनात्मक हो, या स्पीकर की क्रेडिबिलिटी हो, या आपका मैसेज का कंटेंट हो, तो उसका असर पड़ता है। जैसे एक एंटी स्मोकिंग एड बाय अ डॉक्टर कैन कन्विंस पीपल टू क्विट स्मोकिंग। देखिए क्या होता है, डॉक्टर द्वारा दिखाया गया धूम्रपान विरोधी विज्ञापन जो है वो व्यक्ति को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये कर सकता है, परसुएशन में ये चीज होती है क्योंकि वो भावनात्मक है। आपने देखा हो इतना एंटी स्मोकिंग हो या एंटी ड्रिंक हो, जो भी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसके लिए कितने ऐड आते हैं। तो ऐड क्या है, लोगों को कन्विंस करने के लिए। अगर 4-5 लोग भी कन्विंस हो गए तो उनके ऐड की वो एक तरीके से कहा जाए वो उनकी जीत। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो परसुएशन थ्योरी समझ में आई। अगला बात करें, अगला है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। डिसोनेंस थ्योरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। व्हेन अ पर्सन्स बिलीफ एंड एक्शंस डज नॉट मैच दे फील मेंटल डिस्कम्फर्ट डिसोनेंस। ये लियोन फेस्टिगर ने दिया था। ये थ्योरी किसने दी थी? लियोन फेस्टिगर ने। ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जब लोग जो सोचते हैं, जब व्यक्ति के विचार और कर्म में अंतर होता है, ठीक है, तो उन्हें मानसिक असहजता होती है, दे फील मेंटली डिस्कम्फर्ट। और इसी डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए वो अपने दृष्टिकोण या व्यवहार में बदल चेंज लाते हैं। ठीक है। ठीक। जैसे कि आप बात करें कि एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति व्यक्ति यह जानने के बाद कि यह हानिकारक है धूम्रपान छोड़ देता है। ठीक है, मतलब उसको समझ में आ गया कि यार ये व्यक्ति, ये जो स्मोकिंग है ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी लियोन फेस्टिगर ने दी थी। ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आया तीन थ्योरीज, लर्निंग थ्योरी, परसुएशन थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। अगला बात करें, अगला है बैलेंस थ्योरी। ये दिया था फ्रिट्ज हेडर ने। पीपल प्रेफर टू मेंटेन मेंटल बैलेंस और हार्मनी बिटवीन देयर एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप। इफ imbalance occurs they change their attitude to restore balance. Example, if your friend likes someone you dislike you may change your attitude to keep friendship smooth. देखिए होता क्या है, संतुलित सिद्धांत, बैलेंस थ्योरी, ये फ्रिट्ज हेडर ने दी थी। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने विचारों और संबंधों, जो अपने विचार होते हैं और अपने संबंध जो होते हैं, उनमें मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहता है। उनमें क्या चाहता है, मानसिक संतुलन बना रहे, हार्मनी बिटवीन देयर एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप, अपने विचारों और संबंधों में। ठीक है,
मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहता है। असंतुलन की स्थिति में वह अपना दृष्टिकोण बदल देता है। जब भी कभी असंतुलित है चीजें, तो वह अपने दृष्टिकोण को बदल देगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, यदि आपका मित्र किसी व्यक्ति को पसंद करता है जिसे आप नहीं करते, मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका दोस्त है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है जिसे आप नहीं करते, तो आप भी उसे पसंद करने लगते हैं ताकि संबंध बने रहे। मतलब आप भी उस व्यक्ति को पसंद करने लगेंगे ताकि आपके दोस्त के साथ आपके संबंध बने रहे। बात समझ में आ रही है? इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये है, हमारे घर में जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे रिश्तेदारों को पसंद करते हो, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी से कुछ ना कुछ खटपट या कुछ चीजें रहती हैं कि भाई मेरे को इसका बिहेवियर पसंद नहीं है, ये बदतमीजी से बात करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब जो भी है। लेकिन अगर वो घर में आए हैं, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई शादी है या कुछ है, अगर वो आए हैं, तो आपके मन में जो भी हो, लेकिन उस टाइम पर चूंकि हमारे माँ बाप ने उनको बुलाया है, ठीक, तो आप उनसे अच्छा बिहेवियर करेंगे ही करेंगे। आपको अपने जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप ने उनको बुलाया। आप पसंद करें या ना करें, माँ बाप ने उन्हें सम्मान से बुलाया, वो आए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही जब कभी दोस्त आपका किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहा हो या पसंद करता हो या बातचीत का दोस्ती रखता हो जो जो आपका दोस्त नहीं, जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन आपको संबंध बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। आप वहां पर क्या कर रहे हैं? रिश्तेदार से आप क्यों अच्छा कर रहे हैं? ताकि आपके आपके माँ बाप से संबंध ना बिगड़े। कई बार इंसान को कुछ चीजें करनी पड़ती हैं परिवार के लिए। वो क्यों करता है? ताकि परिवार से संबंध ना बिगड़े। भले ही वो पसंद करता है, नहीं करता है, वो बात की बात है, लेकिन परिवार से संबंध ना बिगड़े, ये ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो वो बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, पति पत्नी के रिलेशन में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। आपको जरूरी नहीं है कि हर चीज पसंद आ जाए एक दूसरे की, लेकिन क्या करें, रिलेशनशिप बना के रखना है तो हमें कुछ चीजों में अपना चेंज करना पड़ता है। पति पत्नी के रिश्ते में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ठीक है, भले ही आप अपने दृष्टिकोण के विपरीत आपको काम करना पड़े, ठीक, लेकिन इससे क्या बना रहेगा? घर में सुख शांति बनी रहेगी, रिलेशन बना रहेगा। बात समझ में आ रही? क्लियर? तो ये थी बैलेंस थ्योरी। ठीक, अगला बात करें। अगला है इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल। ये है पैटी एंड कॉपी की ग्रुप। देखिए, इन्होंने दृष्टिकोण परिवर्तन के दो मार्ग दिए थे। देयर आर टू रूट्स टू एटीट्यूड चेंज। पहला है सेंट्रल रूट, ठीक, केंद्रीय मार्ग। व्हेन पीपल केयरफुली थिंक अबाउट द मैसेज, डीप अंडरस्टैंडिंग। देखिए, केंद्रीय मार्ग मतलब जब व्यक्ति संदेश को सोच समझ कर स्वीकार करता है। भाई जैसे अगर उसे कोई संदेश आया, तो उसने पहले उसके बारे में सोचा समझा, डीप अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बाद उसने अपने अंदर बदलाव लाया। ये होता है केंद्रीय मार्ग, सेंट्रल रूट। ठीक, अगला बात करें, दूसरा होता है पेरिफेरल रूट। व्हेन पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सरफेस फैक्टर्स लाइक लुक्स, पॉपुलैरिटी और इमोशंस। देखिए, पार्श्व मार्ग का मतलब होता है जब व्यक्ति सतही चीजों से प्रभावित हो जाता है, मतलब सरफेस फैक्टर से। मतलब जैसे कोई व्यक्ति देख करके अच्छा लग गया, किसी की लोकप्रियता देख करके उसके प्रति हम प्रभावित हो गए, या भावनाओं से प्रभावित। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दो इन्होंने बताया कि दो तरीके से विवेचना संभावत मॉडल, विवेचना संभावत मॉडल, इसमें दो तरीके से आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। एक होता है केंद्रीय मार्ग, सेंट्रल रूट, जिसमें लोग बाकायदा हर चीज को विवेक के साथ और प्रॉपर तरीके से सोच समझकर अपनी चीजों को अगर बदलते हैं, तो वो होता है केंद्रीय मार्ग। लेकिन पार्श्विक मार्ग या पेरिफेरल मार्ग ये होता है कि सरफेस फैक्टर्स को देख करके, मतलब सतही चीजों को देख करके प्रभावित हो जाते हैं। जैसे देख करके कोई अच्छा लग गया, लुक्स देख करके अच्छा लग गया, आपने उससे बात भी नहीं करी, आपने उसको समझने की कोशिश नहीं करी, आपने बस चेहरा देखा, अच्छा लग गया लुक से।
दूसरा, उसकी लोकप्रियता देख करके लग गया नहीं यार ये अच्छा व्यक्ति होगा तभी तो इसकी इतनी लोकप्रियता है। होता ही, ये होता है। आप देखिए इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स कैसे हो जाते हैं किसी व्यक्ति के, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भैया उसके लिए इतने लोग हैं, मतलब वो कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। तो आपने क्या किया, आपने ना उसमें अनुभव किया ना उसको समझने की कोशिश करी, आपने सिर्फ सतही वो देख करके और आपने उस चीज को वो कर लिया, अपना लिया। ये लोगों में, हमारे इंडिया में ये चीजें बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया में जैसे अगर टिपिकल भाषा में कहा जाए तो भेड़ चाल बहुत होती है। भेड़ चाल का मतलब क्या है, जिस तरफ सब जा रहे हैं उसी तरफ जाओ यार कुछ अच्छा होगा, अपना दिमाग नहीं लगा रहे लोग। ये चीज होती है, अपना दिमाग लोग नहीं लगाते, वो भीड़ देख के चले जाते हैं कि भीड़ अच्छी जा रही है तो चलो यार हम भी चलेंगे। तो ये क्या है, ये पेरिफेरल रूट है, पार्श्व मार्ग। उदाहरण, किसी कोई व्यक्ति, ठीक है, एग्जाम्पल, यू बाई अ प्रोडक्ट आइदर बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी और बिकॉज अ सेलिब्रिटी एंडोर्स इट, पेरिफेरल। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात, आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, किसी उत्पाद को खरीदा उसकी क्वालिटी देख करके, मतलब उसकी क्वालिटी आपने एक्सपीरियंस करी, गुणवत्ता से खरीदा, ये आपका क्या है, ये केंद्रीय मार्ग है। आपने गुणवत्ता जांची और उस सामान को खरीदा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सामान खरीद लिया जिसमें किसी सेलिब्रिटी ने प्रचार करा कि चलो भाई अमिताभ बच्चन ने बोला है तो हम खरीदेंगे, रोहित शर्मा ने बोला है तो हम खरीदेंगे, विराट कोहली ने बोला है तो हम खरीदेंगे, ये पेरिफेरल है, ये पार्श्व मार्ग है, क्योंकि आपने सिर्फ सतही चीजों को देखा, आपने उससे यूज करके उसकी क्वालिटी नहीं देखी, उसका कुछ नहीं देखा। आपने बस चूंकि एक सेलिब्रिटी ने बोल दिया इसलिए मान लीजिए। आप आज देखें जितनी भी कंपनियां हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्यों रखती हैं, आपने देखा हो ऐड क्यों देती हैं इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को रिक्रूट करके। भाई सेलिब्रिटी कोई कम पैसा तो लेते नहीं, अब रोहित शर्मा जी किसी के लिए ऐड करेंगे तो वो कम पैसा तो लेंगे नहीं। क्यों कराया जाता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ सतही चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, दिखावे से प्रभावित हो जाते हैं। हमारे यहाँ होता है। बात समझ में आ रही है, अंदर से कैसा भी हो ऊपर से अच्छा दिखना चाहिए, लोग प्रभावित हो जाते हैं। लोग गुणवत्ता पे ज्यादा यकीन नहीं करते, आज भी लोग बहुत ज्यादा गुणवत्ता पे यकीन नहीं करते। जो चीज अच्छी दिखी ले लो, भले ही वो अच्छी अंदर से है या नहीं। बात समझ में आ गई आपको, ठीक। तो दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो परिवर्तन जो आता है, एक तो वो सीखने से आता है, लर्निंग से आता है। दूसरा प्रेरणा, परसुएशन से आता है। मानसिक असंगति और तार्किक विचार, बैलेंस थ्योरी, लॉजिकल रीजनिंग, इसके कारण होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति सूचना को कैसे ग्रहण कर रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है वो उसको कैसे ले रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक। तो ये था दृष्टिकोण में परिवर्तन, एटीट्यूडनल चेंज। हमने देखे कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एटीट्यूडनल चेंज पर इफेक्ट डाल रहे हैं, और कुछ कुछ फिलोसफर्स ने जो थ्योरी दी हमने वो पढ़ा, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसुएसिव कम्युनिकेशन, ठीक है। परसुएसिव कम्युनिकेशन मतलब जो प्रेरणा सूत्र, जो संदेश होता है, परसुएसिव कम्युनिकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, फिर स्टीरियोटाइपनेस इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो अभी दो चार टॉपिक इसमें बचे हैं, एटीट्यूड में, दृष्टिकोण में, रवैये में, एक तरीके से कहा जाए तो दो चार टॉपिक्स बचे हुए। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी मदद अगर आपको मिल रही है आपके एमपीपीएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।